ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमें इंग्लिश के अंदर चीज़ें कवर करनी है, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में है क्या क्या मामला आया, कि चीज़ें आसान हैं या मुश्किल हैं। और जो बच्चे शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे पास, क्लास के बाद उनसे पूछेंगे भाई कैसा फीडबैक रहा और ये क्या सारी चीज़ें। अब आप यहाँ देखें कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर के अंदर आती है वो आती है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन 5 से 6 नंबर की आएगी। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप्स में इनरोल हुए हैं, मैं भी देख रहा, मैं खुद था एक ग्रुप में, तो वहां पे कोचिंग सेंटर वाले अपनी पब्लिसिटी के लिए स्पेसिफिक उन्होंने लिख दिया चीजें कि भाई जीके में एक सवाल इसका लाजमी आता है, 2 नंबर की ये आएगी, 5 नंबर की ये आएगी। तो ऐसा बेटा नहीं है, इंग्लिश के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, और कोई भी इतना बड़ा आलिम फाजिल नहीं है जिसने केयू का टेस्ट बनते हुए देखा, राइट। तो आप लोग ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करिएगा। इसको देखें जरा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब ये हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हो। कैसे? आई वर प्लेइंग। अगर मैं जुमला लिखता हूं आई वर प्लेइंग, क्या ये सही है? क्या ये जुमला जो मैंने लिखा है बेटा वो सही नहीं है? रीजन इज कि आपका जो सब्जेक्ट था और उसके साथ जो वर्ब मौजूद है उनका कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल देखिएगा कि when two subjects are joined by and, अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में एंड आ रहा है तो आप हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी एंड आ गया तो प्लूरल ही होगा। रूल नंबर 2, when two singular when two singular nouns joined by and refer the same person or thing, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर। कैसे? द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। इसमें आपको समझना ये है कि दो सिंगुलर नाउन है, जैसे एक कैप्टन है एक कोच है, ठीक है, आर रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, यानी एक ही चीज, यानी वो एक ही टीम के है ना, टीम तो एक ही है। तो अगर एक ही टीम के कैप्टन और कोच की बात हो, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, तो उसके साथ फिर आप हैज की टर्म लगाओगे। ये बात समझ में आई? ओके जी। मोहिब, अगर आप मुझे सुन नहीं सकते तो आपका ही कोई इश्यू होगा बेटा, आपके एंड पे कोई मसला है, मैं क्या करूं इस बात का। रूल नंबर 3 देखिएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को इशू होता है कि इनडेफिनेट, जैसे एवरीवन, ईच, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी एंड दीज, ये जब भी आएंगे तो ये सिंगुलर के साथ ही आएंगे। यहाँ लिखे एवरीवन इज सेल्फिश, हर कोई अपनी जात के लिए जीता है, हर कोई सेल्फिश होता है। हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि एवरी वन आर सेल्फिश, हम सिंपली यूज करेंगे कि एवरी वन इज सेल्फिश। तो जब भी एवरी वन आ गया तो हम इसके साथ लगाते हैं इसकी टर्म। ठीक है, अब अगर फ्यू आ जाए,
मैनी आ जाए या सेवरल आ गया या बोथ ऑल या सेम आ गया, तब ये रूल नहीं लगेगा। सही है। अगर एक जुमला हो कि फ्यू ऑफ द बॉयज, few of the boys dash making noise, तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? आर आना चाहिए या इज आना चाहिए? अब यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि यहाँ पे इसने सिंपली मेंशन कर दिया कि जब फ्यू आ जाएगा, मैनी आ जाएगा, जब फ्यू आ गया, मैनी आ गया और आपके पास सेवरल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो आपके पास प्लूरल आता है। इन बातों को आप की पॉइंट की शक्ल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट आप इसको बना लीजिए। ये रूल्स होते हैं। इसके आगे एक्सरसाइज भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी आती है, राइट। रूल 4 देखिएगा, ये नया होगा आपके लिए। व्हेन द परसेंटेज और अ पार्ट ऑफ समथिंग is mentioned with plural meaning, the plural verb is used. Example: 40 of every 100 children are malnourished. यानी कि 40 बच्चे 100 में से माल नरिश्ड होते हैं। तो ये कह रहे हैं व्हेन द परसेंटेज हो या पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड, जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तब आप क्या यूज करेंगे? आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि 15% ऑफ द गर्ल्स, तो 15% ऑफ द गर्ल्स जाहिर है क्या शो कर रहा है? परसेंटेज। तो इसमें भी फिर आर लगाओ गया। ठीक है। अगर तो आपका ये समझ आ गया रूल 4 तक, तो यस बता दे मुझे। हाँ, इसमें फिर आपके पास हनीम नेट इशू हो गया था। अच्छा बेटा, ये सेंटेंस करेक्शन के रूल्स है ना। जब आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, रूल 1। ये आपको जो मैंने भेजे हुए भी हैं सारे रूल्स, ये रिकॉर्डेड वीडियोस में भी मौजूद हैं। ये बेटा वीडियो रिकॉर्ड होके मिल जाएगी आपको, जिनका भी कुछ मिस हो गया कोई इशू नहीं है। अभी चलें जितना हम क्लास तक जा रहे हैं। रूल 5 देखिएगा। व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय ईदर और नीदर नॉर, फिर कह रहा है डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्री इन द पर्सन विद द नाउन नियरेस्ट टू इट। क्या मतलब है? नहीं समझ आया। हम इसको देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या है। नीदर यू नॉर योर डॉग्स नो हाउ टू बिहेव। जुमला कितना खूबसूरत है, ये देखिएगा कि ना तुम्हें ना ही तुम्हारे डॉग्स को तमीज है कि बिहेव कैसे किया जाता है। तो अब आप यहां देखें, नियरेस्ट डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या यूज किया आपने? प्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब ईदर की टर्म यूज होती है, ईदर ऑफ द बुक्स इज फाइन, ईदर ऑफ द बुक्स इज फाइन।
ओके, तो ईदर का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी किताब मैथ प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन है। ठीक, तो ईदर का मतलब होता है वन के लिए, तो ईदर के साथ हमेशा इज लगाया जाएगा। ये भी समझ आ गया आपको रूल 5? ऑल दो ये पहले पढ़ाया हुआ भी वीडियो में भी मौजूद है, ईदर और वगैरह सारी चीजें। ये अभी जो आपके जितने क्वेश्चन होंगे ना, आगे जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहां पे इन सबका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 पे चलिए। अगर कनेक्शंस या कनेक्टिव्स आपके पास लगे हुए होंगे तो जो पहला सब्जेक्ट होगा आपका उसके हिसाब से आपका वर्ब होगा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैंने एक इंडियन वेबसाइट से लिया है। तो मिस्टर राम accompanied by his wife Sita and his brother was banished। banished कहते हैं मुल्क बदर करने को, लाइक वो बोलते हैं मुझे क्यों निकाला, तो वो मुल्क बदर करने वाला मामला था कि मुल्क बदर कर दिया। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई राम है, उनकी वाइफ सीता है, और उनके भाई वॉज, इसमें वॉज आएगा। क्यों वॉज आएगा? क्योंकि पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब भी इस तरह के कनेक्शंस होंगे कि कॉमा लग लग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू आप देखेंगे कि भाई मेरा वर्ब क्या आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ तो बताएं। अच्छा जी, 7 देखिए। अब नंबर ऑफ आता है या अ नंबर ऑफ आता है, तो अब अ नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। ठीक है, अगर आता द नंबर ऑफ, क्योंकि द शो करता है स्पेसिफिक चीज को, द शो करेगा किसको? स्पेसिफिक। तो द नंबर ऑफ सम काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, इसको भी आपने बड़ा गौर से देखना है कि भाई आ नंबर से शुरू हो रहा है तो ये मामला, और दा नंबर से शुरू होगा तो क्या मामला होगा। अभी मैं आपको आगे एक्सरसाइज कराता हूँ इसकी, तो फिर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। जी ये आ गई एक्सरसाइज इसकी। अब करना ये है कि हमारे पास अभी तो अच्छा खासा टाइम है। अब बेटा आपको सिर्फ ये जो ऊपर मैंने वर्ड्स दिए हुए ना, इसको इस्तेमाल करना है इनके अंदर। ये रिपीट भी हो सकते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है। पहले को देखते हैं। पहले देखें, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क डैश डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज, वॉज, वर, हैज। चलें, जो जो आप लोग ज्यादा बताएंगे ना एवरेज में वो लिखता जाऊंगा। हाँ, इसको ऐसा होना चाहिए इज डिसऑनेस्टी ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बहरहाल इज डिसऑनेस्ट उन्होंने एक मेंशन की हुई टर्म। आगे चलें जी। आपने इस कहा, मैंने इज लिख दिया। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। एक ने कहा वॉज, एक ने कहा हैज। चलें जी, हैज वालों का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने आपको सही आंसर नहीं बता रहा, अभी मैं आपको, अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपको कितना आता है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द जूरी, जूरी आप लोगों को पता है किसे कहते हैं?
ये जो आप शोज वगैरह देखते हो ना बेटा, उसके जो जज होते हैं, इंडियन आइडल हो गया और ये बोल वगैरह पे भी चैनल, जो जज होता है ना उसे जूरी कहते हैं, उस जूरी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे। अच्छा जी, हेड कहाँ? किसी ने हेड कहा, किसी ने वर कहा, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ। That night, every one of the boat's crew dashed down with fever. वर, ओके ठीक है, इसमें आपने कहा वर आ जाएगा। इसमें को देखे, वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज डैश स्टोलन द वॉच। इसका क्या मतलब हुआ? कोई कह रहा है हेड आएगा। अच्छा ओके जी, आप लोगों ने कहा हेड आएगा। अभी ये मैंने सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो आप लोगों ने बताई हैं। अब हम चलेंगे इसके आंसर्स की तरफ। इज, हैज, वर, वॉज, हैज, इज, हैज, वर। हेड का ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। हेड एक्स्ट्रा दिया हुआ था, हेड किसी में भी नहीं आना था। मोस्टली लोगों ने सही बताया है इसको, ठीक है। तो अब जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी तो आप वहां से भी देख सकते हो। बेटा हैज की मैं सिंपल चीज बताऊं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस कुछ देखे ही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। उसके बाद वर डिवाइडेड, तो ऐसे करना था इसको। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ में आ रही हैं चीजें आप लोगों को कि हमने जो रूल्स पहले पढ़े, ये सारे रूल्स ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। अब आप लोगों ने गलती की थी, एवरी वन इज सेल्फिश, ठीक है। यहां देखें, एवरी वन आया तो अब जाहिर है एवरी वन के साथ सिंगुलर आएगा ना, तो एवरी वन के साथ वॉज आएगा। तो ये आपने रूल को भुला दिया यहाँ पे। सेंटेंस करेक्शन के वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आप मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे वो काफी होंगी आपके लिए। मैंने इंग्लिश का मैच फोल्डर देख रहा था, आई गेस 10 या 12 वीडियोस चल गई हैं उसके अंदर। अब ये वाली भी तो 13 के करीब आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप उन सारों को देख लो, उन सारों की वोकैबुलरी सेंटेंस करेक्शन कर लो, मोर देन इनफ होगा आपके लिए, क्योंकि ये यही वाले आते हैं पेपर में। जाहिर है कि आपसे वो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि आप कोई बहुत एडवांस लेवल की वोकैबुलरी लाके दोगे, एडवांस लेवल की सेंटेंस करेक्शन दोगे, नो। इसी टाइप की चीजें आएंगी, राइट। नेक्स्ट कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपको चंद वर्ड्स के अंदर पूरा मायने उसका बता दें, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है कि कॉल ऑफ, द मीटिंग हैज कॉल्ड ऑफ, तो कॉल ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि कॉल मतलब बुलाना, नो। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, सही है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं फिल अप द फॉर्म और पूछूं गलत क्या लिखा है, फिल अप कहते हैं मेक फुल को। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई सर फिल का मतलब तो भरना होता है, तो फॉर्म भरने को कहते होंगे, ठीक है। इसको भी नजर मार लीजिएगा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखिएगा और समझ लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी। इस पे हेडिंग आनी चाहिए वोकैबुलरी की। सबसे बड़ा मसला कि सर ये वोकैबुलरी हम कैसे निकालें, तो आज फिर एक बार लाइव क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे टैकल करते हैं। एंड मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ 100% नहीं होती कोई भी बात, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब आप गूगल करें और आपको कोई चीज मिली कि सर ये, हम उसे आप डिस्कस जरूर करें, लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन लाजमी होंगी। ओके जी, पहले इसका बैकग्राउंड दे दूं, ये है क्या वोकैबुलरी। पेपर में सवाल आएगा, राइट द साइनोनियम ऑफ दिस और राइट द एंटोनियम्स ऑफ दिस, राइट। अब एक वर्ड है आपके पास, आपको उसका सर पैर ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल टर्म इज रिलक्टेंट,
ठीक है, रिलक्टेंट की एक टर्म आपके पास मैंने लिखी। अब आपको नहीं पता, आप कहां से इसका आंसर देखोगे, उसको हम कहते हैं रूट वर्ड्स, सफिक्स या प्रीफिक्स। अब आप देखें जरा कि अगर इम लगा हुआ है, किसी भी वर्ड में इम लगा हुआ है, तो इट इज नेगेटिव सेंस, और ये आपको नॉट बताता है, नॉट। एग्जाम्पल देखिएगा, पॉली थॉट हर बॉस वॉज वेरी रूड एंड इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? नर्म लहजे में बात करना। और इम्पोलाइट का मतलब क्या हो गया? बदतमीजी से बात करना या रूड होके बात करना। अब आप ये देखें, सिर्फ इम लगाने से कितना फर्क पड़ा। तो आपके जहन में एक बात आ गई कि भाई किसी भी वर्ड से पहले इम लगा हुआ होगा, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिएगा जी, मिस मतलब होता है रॉन्ग, या आप इसको अगेन नेगेटिव की टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लियोना वॉज वरीड दैट शी हैड मिसअंडरस्टूड द रेसिपी। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ में आ गया, मिसअंडरस्टूड का मतलब ये हुआ कि या तो गलत समझ में आया या थोड़ा सा समझ में आया होगा उसको। इसी तरह से री, आर ई री, ये जहां भी लगा होगा इसका मतलब होता है दोबारा। जैसे टॉम वॉज री राइटिंग हिज एसे बिकॉज हिज टीचर गेव हिम अ लो ग्रेड। ये दोबारा लिख रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने टर्म लिखी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, दोबारा सोचना। जैसे मैं कई जगह अपने फेसबुक पे लिखता हूँ कि पीपल आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। लोग रिलक्टेंट हैं, हिचकिचाते हैं। रीजन क्या है? कि वो डरते हैं, उनके पहले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अच्छे नहीं होते। इसी तरह से स्कूल्स के जो मामलात होते हैं वो भी आपके जो होते हैं अच्छे नहीं रहे आपके साथ, तो आप उसकी वजह से रिलक्टेंट हो गए दोबारा। इंजेला रिटर्न का मतलब भी तो यही हो जाएगा ना, कि आप उसको रीड करो, दोबारा उसको टर्न करो ना, कि मैंने आपसे बुक ली, मैं आपको रिटर्न करूंगा, मैं आपको दोबारा दूंगा ना वो अगेन। नेक्स्ट देखिएगा जी, अन। अन का मतलब हो गया नॉट। Jane is unlikely to study history because she prefers science. Unlikely, तो अन का मतलब नॉट। इन शॉर्ट, आप वर्ड या तो नेगेटिव में होता है या आपका वर्ड किस में होता है? पॉजिटिव में। इस चीज को अगर आप सीख गए तो आपके लिए वोकैबुलरी क्रैक करना आसान हो जाएगा। मेरी जितनी वीडियोस आप देखेंगे उसमें यही बात बताई गई है कि यार रूट वर्ड को याद कर लें, रूट वर्ड्स को कर लें आप, तो उससे फिर बड़ा बेहतरीन हो जाता है मामला। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों के प्रीफिक्स से कैसे हम मदद लेते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि रोजमर्रा के आप वर्ड्स को तलाश करेंगे कि यार उसमें ऐसा लगा या नहीं लगा हुआ। तो ये 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। मिसकंडक्ट, ठीक है, रिहेबिलेशन सेंटर्स, अनइम्पॉर्टेंट। तो आपकी भी नजदीक ऐसी चीजें होंगी तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, ये मैं आपको ज़ाहिर है वीडियो दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी हुई है। जुमला देखिएगा, द फिश इज कुक्ड परफेक्टली। मछली जो है वो बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। द फिश इज अंडर कुक्ड। अंडर कुक्ड मतलब के अभी सही नहीं बनी। द फिश इज ओवर कुक्ड, कि भाई ये तो खराब ही हो गई। तो अब देखें इंग्लिश की खूबसूरती, देखिएगा यहाँ पे कि जुमला एक ही है। द फिश इज कुक्ड perfectly, it's delicious. The fish is undercooked, it's terrible. ये टेस्ट के लिए बात कर रहा है। The fish is overcooked, it's totally burned by, ये तो पूरी जल चुकी है। तो अब आप देखें कि प्रीफिक्स के चेंज करने से सेंटेंस में क्या चेंजेस हो सकती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो लिखे हुए हैं ना, अगर आप इनको ही कर लो तो आप अच्छी खासी वोकैबुलरी निकाल सकते हो यहाँ से। अगेन शौक वाली बात है।
नेक्स्ट, सफिक्स आर इजियर ना, प्रीफिक्स को मैं कहता हूँ इजी है, सफिक्स जो है वो इजियर है। वजह कि ये आपको पता होते हैं। कैसे? अब लास्ट में लगा ABLE, जैसे कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब क्या होता है कि भाई वो कंपीट कर सकता है, वो इस काबिल है, यानी पॉसिबल। सही। इट्स यूजफुल टू सेट योरसेल्फ अचीवेबल टारगेट्स। तो आखिरी में BLE लगा होगा तो इसका मतलब है पॉसिबल, आखिरी में FUL लगा होगा तो इसका मतलब है फुल। अब ये सक्सेसफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, डिलाइटफुल भी हो सकता है, कोई भी फुल आप इसके अंदर लगा के चेक कर सकते हैं। IST आखिरी में होता है तो इट इज ऑब्जेक्ट। जैसे आर्ट और आर्टिस्ट, आजकल मीम भी बहुत ज्यादा चल रही है इसकी, आर्ट से आर्टिस्ट हो जाता है, कार्टून से कार्टूनिस्ट हो जाएगा, गिटार से गिटारिस्ट है। तो IST अगर कहीं पे नजर आए तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा है जिसकी बात हो रही है। और अगर लेस लगाए तो लेस का मतलब होता है विदाउट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, बियर्डलेस, कुछ भी लेस लगा दीजिए, ये भी मामला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सफिक्स। ये देखिएगा, द बेस्ट जोक्स आर इन गुड टेस्ट। ठीक है, फिर टेस्टफुल, दैट जोक वाज हिलेरियस, इट वाज वेरी टेस्टफुल। ओके, दैट जोक वाज ऑफेंसिव, इट वाज वेरी टेस्टलेस। अब देखें, टेस्ट के आगे फुल लगा दिया और उसके बाद लेस लगा दिया, जुमले का मतलब ही पूरा चेंज हो गया। कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक कोई बात नहीं समझ में आई हो, किसी वर्ड की वोकैबुलरी में फंस रहा हो, कोई टर्म तंग कर रही हो, तो बिल्कुल बताओ। नहीं है कोई भी ऐसा? ओके जी। अच्छा, अब इसके ऊपर रिलाई नहीं करना है आपने। मैं अगेन ये बात रिपीट करता हूँ कि भाई रूट वर्ड अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रीफिक्स ऐसे है, ये तो आपने बस इसी के ऊपर रिलाई, नो, आपने वोकैबुलरी याद भी करनी है। आप प्रॉपरली लेके चलेंगे सारी चीजों को, ये आपको बस एक आइडिया देता है। मतलब बिल्कुल ही ये नहीं करना हाथ पांव छोड़ के कि बस अब सर ने ये करवा दिया तो इसी के ऊपर जाना है हमने। एक और ट्रिक इसकी क्या होती है, मैंने शायद पहले रिपीट की थी, कि अगर आपको दिया जाने वाला वर्ड नाउन है तो उसका साइनोनियम या एंटोनियम भी नाउन होगा। ठीक है, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये है कि भाई कंफर्टेबल, और अभी ऐसी सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंफर्टेबल का सिनोनियम क्या होगा। आप जब ढूंढेंगे और अगर उसमें कोई और टर्म एडजेक्टिव हुई तो वो आपका आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव होगा, नाउन्स के आंसर भी नाउन्स होते हैं। जैसे अगर ACY पे कोई एंड हो रहा होगा तो आपने पकड़ लिया कि वो क्या है, नाउन। आप ऑप्शन में देखेंगे यार कोई और नाउन मौजूद है या नहीं है, क्योंकि 2 लाख वोकैबुलरी आप याद नहीं कर सकते, तो आप उसको ऐसे ही क्रैक करते हो। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या दोबारा से बता दूं, किसने सवाल पूछा है? मोइज बेटा क्या बता दूं दोबारा से?
मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें। अगर वो वर्ब पूछता है आपसे सवाल में वर्ब, तो उसका ऑप्शन भी नीचे वर्ब तलाश कीजिएगा। अगर वो आपसे नाउन पूछे सवाल में, तो आप उसका ऑप्शन भी नाउन तलाश कीजिएगा। ये 3-4 मेथड में से एक मेथड है जो आपको सही चीज तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से मजीद ये कुछ वर्ब्स हैं कि ATE आएगा तो क्या होगा, DOM वाले, NESS, ये सारी चीजें मौजूद हैं आपके पास। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। 5 मिनट है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास टर्म आती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाइल। किसी को पता है एग्जाइल मतलब क्या होता है? मैं वेट करूँ बाकी बच्चे भी जवाब दें। ओके, बिल्कुल आप लोग अपने अपनी जगह पे सही हो। अब मेरी एक स्टूडेंट है निम्रा, शी रिप्लाइड के एग्जाइल वर्ड नेगेटिव है। मतलब उसे नहीं पता कि एग्जाइल का मतलब क्या है, लेकिन उसे ये बात पता है नेगेटिव है। क्यों? EX, EX का मतलब होता है आउट, जैसे एग्जिट होता है। तो एग्जाइल मतलब होता है बैनिश। बैनिश करना, किसी को मुल्क बदर करना, एग्जाइल कहलाता है। एग्जाइल नेगेटिव टर्म है। तो हमने इसको बेटा कहां से पकड़ा? इस EX से पकड़ा। नेक्स्ट है डेल्यूज। डेल्यूज का किस किस को पता है? दुआ गुड, आपने वीडियोस देखी मैं सारी। नहीं, डेल्यूजन के हिसाब से तो नहीं आएगा ये। समझा रहा हूँ कोई मसला नहीं। देखिए, LUG, LUT या LUV, मोस्टली, मैं फिर ये नहीं कह रहा कि भाई हर दफा ऐसी होगा, नो। LUG, LUT या LUV, अगर ये टर्म कहीं आती है तो इसका मतलब होता है पानी से रिलेटेड कुछ। वैसे तो वॉश कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल्यूज, तो ये LUG आ गया, इसका मतलब हो गया वाटर। सेकंड पॉइंट देखें कि यहाँ पे DE लगा हुआ है, तो DE आपको एक नेगेटिव सेंस देगा। तो डेल्यूज के दो मतलब हो सकते हैं कि पानी ना हो, या दूसरा सेंस क्या हो सकता है कि इतना ज्यादा पानी हो कि नुकसान हो जाए। तो जब आप अपने पास ऑप्शंस देखेंगे, तो डेल्यूज का मतलब होता है सैलाब, या इतना पानी, इतना फ्लड आ जाए उसमें ना। इसी तरह से वजू करने को कहते हैं एब्लूशन। अब एब्लूशन के बीच में भी क्या आ रहा है? LUT। LUT का मतलब क्या होता है? धोना, वॉश। तो दीज आर सम वेज जिससे हम वोकेबलरी का अंदाजा लगाते हैं। मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा, मैं 100% बात नहीं कर रहा कि ये ऐसे ही होगा, नो। हम इससे करीब करीब जाने की कोशिश करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि यार इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, किसी और स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे फिर व्हाट्सएप पे पूछ ले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये क्लास आपको आधे घंटे के अंदर मैं रिकॉर्डेड आपको भेज दूंगा। ठीक है जी। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही रखें फिर। अल्लाह हाफिज।